बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज प्रोग्राम सदाए कश्मीर और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और जनाब सैयद खालिद गर्देज़ी साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और हमने आज इस प्रोग्राम को बिलखुसूस इस हवाले से और इस उम्मीद के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कल या परसों वो जो ख़बर जिसकी इंतज़ार में आज़ाद कश्मीर के वो 30 लाख वोटर्स जिन्होंने वोट देकर अपने 33 लोगों को, और फिर पाकिस्तान में जो महाजरीन मुकीम जो हमारे नुमाइंदगान हैं उन्होंने उनको आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपने वोट देकर इस उम्मीद से भेजा कि वो अपना 2, 3 या 4 दिनों में अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर देंगे। लेकिन उस लीडर के हवाले से आज तक हमारे पार्लिमानी जो मेंबरान हैं ना उनको कोई ख़बर मिली और ना अवाम को कोई मिली। तो हमारा वोट जो है वो उसी फ़ज़ाओं में उसी तरह महल्लक है जब तक कि हम उसका रिज़ल्ट कोई कामयाबी से ना देख सकें। नाज़रीन, न समझे इश्क फ़शानी को कोई मायूसी, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के जो वोटर्स हैं उनके वोट की वाकई इस तरह इज़्ज़त की जाती कि जब वो वोट देते और अपना हक़ के नुमाइंदगी के लिए जिस आदमी को असम्बली में भेजते तो उस असम्बली मेंबर की इज़्ज़त अफजाई की जाती। जिस तरह के नवाज़ शरीफ के दौर में जब मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्ट हुए थे तो उनको मुबारकबाद देने के लिए नवाज़ शरीफ उस वक़्त बनफ्स नफीस खुद मुज़फ़्फ़राबाद चले गए थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों की जब इसी तरह से इलेक्शन हुआ था तो उनको भी मुबारकबाद देने के लिए नवाज जरदारी साहब मुज़फ़्फ़राबाद तो नहीं गए थे, लेकिन तमाम असम्बली मेंबरान को इस्लामाबाद में मदऊ किया था और दूसरे दिन उनके साथ उनको खाना भी दिया और उनको शाबाश भी दी और उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवाया। तो लोगों की कुछ इज़्ज़त अफजाई हुई और मेंबरान की इज़्ज़त अफजाई हुई। लेकिन हम इस 70 सालों के बाद और इस अजीब दौर में और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुक्मरान हैं या जो इनके दौर में जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुए तो हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं वो आज तक उन रास्तों की तलाश में हैं कि वो कौन सा रास्ता है कि जो हम अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें और उनसे शाबाश हासिल कर सकें और उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकें कि हमने वाकई जो अवाम की खिदमत के लिए जो लोगों ने हम पर जो एतमाद किया है उसके ऊपर उतरने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन वो इज़्ज़त अफजाई अभी तक है हनूज़ हवाओं में कई फ़ज़ाओं में मालक है। नाज़रीन, ये ख्वाहिश थी कि हमारे 70 सालों के बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर होता, जो जमात का सदर था, उसको ये हक़ दिया जाता या उसके पास ये हक़ होता, इख्तियार होता कि वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का वो इजलास बुलाता और उस इजलास में वो उसके जो नुमाइंदगान थे वो अपने पार्लियामेंट्री लीडर का इंतखाब करते और इंतखाब करके अपने चेयरमैन को बताते कि ये हमारा पार्लियामेंट्री लीडर है और ये हमारा आने वाले वक्त में ये हमारा वज़ीर आज़म होगा। लेकिन हमसे वो इख्तियार भी छीन लिया गया जिसका हमें अफसोस है। ये हमारी ख्वाहिश थी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सदर जरदारी ने यह ख्वाहिश का इजहार किया था कि चौधरी यासीन साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए और उसका इंतखाब तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। लेकिन पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान ने उस वक्त के असम्बली मेंबरान ने ये ठोंक कर ये जवाब दिया कि जरदारी साहब को कि हम आपके इस इख्तियार को या इस फैसले को नहीं मानते। हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर या हमारा वज़ीर आज़म वही होगा कि जो हमारी पार्टी का सदर है। और उस वक्त उनके सदर चौधरी अब्दुल मजीद थे, उन्हीं को वज़ीर आज़म आखिरकार बनाया गया। इसी तरह से नवाज़ शरीफ के दौर में जनाब मुश्ताक महनाज साहब के हवाले से वज़ीर आज़म बनाने के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने यह ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन उस वक्त के मुस्लिम लीग के तमाम मेंबरान ने खड़े होकर यक ज़बान उनकी तरदीद की और उनसे यह हक़ छीन दिया गया कि नहीं, हमारा पार्टी का सदर चूँकि राजा फारूक हैदर है तो हमारा पार्लियामेंट्री लीडर भी वही होगा, वज़ीर आज़म भी वही होगा। और इस तरह से उस रवायत को बरकरार रखा गया जिस रवायत को आज हमारे चेयरमैन, हमारे पसंदीदा लीडर, हमारी उम्मीदों का जो सहारा बनकर हमारे सामने आए थे और हम सब ने मिलकर जिनको
को वोट दिया था उन्होंने हमसे ये आखिरी उम्मीद भी छीन कर तो ये इख्तियार भी अपने हाथ में रख लिया। और आज 25 जुलाई से लेकर आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, ये हमें नहीं समझ आती कि वो कौन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होगा और आने वाले वक्त में हम किस तरह से अपने आवाम को या मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल या कश्मीर की आज़ादी के हवाले से और रेफरेंडम के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ख्वाहिश का इज़हार किया उसकी तकमील किसके हाथों किस तरह होगी और हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज इस गुफ्तगू का आगाज़ जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब से करूँगा। राजा साहब, मुझे बताएं कि आज 6 दिन गुजर चुके हैं और मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में ये गुजारिश की है कि हमें नवाज शरीफ ने भी ये इख्तियार नहीं छीना, जरदारी ने भी ये इख्तियार नहीं छीना और हमारे इमरान खान साहब ने हमसे ये इख्तियार भी छीन लिया गया कि आप अपना पार्लियामेंट्री लीडर वोट दे सकते हो, अपने नुमाइंदगान को इंतखाब करके असम्बली की तरफ भेज सकते हो, लेकिन आपका पार्लियामेंट्री लीडर आपका वज़ीर-ए-आज़म मैं इंतखाब करूँगा, मैं चुनूँगा। ये इख्तियार उनको किस कानून के तहत किस तरह उनको दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, एक तो सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि जो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए 25 जुलाई को वो इंतहा खुश असुबली के साथ पूरा मंत्री के सवा एक अदू का वाक़ात के तो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर तरीके से अपने राय का इज़हार करके तो अपने अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करके भेजा। और ये इन इंतखाबात में बड़े बड़े अपसेट हुए, जैसे हम गुज़श्ता यानी 3-4 माह से इस ख़दशे का इज़हार कर रहे थे कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक अदर साहब की और उसके ख़िलाफ़ यानी मेंबरान या कारकुन बगावत करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। अब आते हैं कि ये जो इस वक्त जो इलेक्शन हुए तो PTI को जो इससे पहले 2016 के इलेक्शन थे 3 सीटें थी और एकदम अब वो 26 सीटों पर आ गई है PTI। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि 25 तारीख को जो इलेक्शन शाम को जब रिज़ल्ट हुआ तो PTI बड़ी अक्सरियती जमात आई। उन्हें तो ये चाहिए था कि अगले दिन बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जब 26-27 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए था, सबको वो बुला कर सबको एतमाद में देते, फिर सबको मुबारकबाद देते, लेकिन वो ना सका। लेकिन इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड है क्योंकि गुज़श्ता 3-4 माह से जो PTI आज़ाद कश्मीर है ये 2 धड़ों में बटी। हमने 3-4 प्रोग्राम में भी किए। एक मोहतरम सरदार तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी हैं, वो हाई सियासत में उनके सियासत में आने से बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि PTI को उसमें तक़वियत मिली, क़ुव्वत मिली। और इस वक्त जो PTI इलेक्शन लड़ी है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर काउंसिल का पैसा नहीं था तो सारे वसाइल सरदार तनवीर इलियास साहब ने उनके वसाइल इस्तेमाल हुए। वज़ीर अमूर कश्मीर साहब उसमें तमाम हलकों में उन्होंने तमाम पार्टी जो उम्मीदवारान हैं उनकी भरपूर सपोर्ट की। तो ये एक वाज़ेह दड़ीबंदी थी यानी 3-4 माह से, ये उसी का शाखसाना है कि आज हम अभी ये 5 दिन गुजरने के बाद एक मिनट सुन लूँगा। अपना तहरीक इंसाफ की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं थी, ये तनवीर इलियास साहब की दौलत का करिश्मा है कि 26 सीटें लेकर वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पहुँच गए। अब लामाला अगर उन्होंने इतनी बड़ी एफर्ट की तो वज़ीर-ए-आज़म का हक भी उन्हीं को बनता है। जी गर्देजी साहब, आप चूँकि उनकी मीडिएशन के इंचार्ज भी रहे हैं, भी उनके साथ काम कर रहे हैं और आप चूँकि नौजवान साफ़ी हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात से वाक़ात से और पुरानी तारीख़ से, जिस तरह मैंने पीपल्स पार्टी की और नून के हवाले से ये तारीख़ बयान की कि उनके सदूर ने भी, उनके चेयरमैन ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हमारा पसंदीदा बंदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हो, लेकिन उस वक्त के असम्बली मेंबरान ने इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने कायद की, अपने चेयरमैन की ये बात नहीं सुनी। क्या वजह है कि हमारे इमरान खान साहब इस बात को कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं कर रहे और उन्होंने अपनी ज़िद पर कायम है कि मैंने जो बंदा नॉमिनेट करना है वही आखिरी और हातमी फैसला होगा? इसमें एक तो जो मुझे समझ आ रही है, अगर आप PTI का जो उनका जो आइन है, पार्टी का आइन, उसको देखें तो उसमें पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन एक मेंबर जैसी है PTI के अपने आइन के अंदर। जो पीपल्स पार्टी, और हमने उस वक्त एतराज़ उठाया था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो आइन है उसमें एम्पावर किया गया था प्रेसिडेंट को। अब एक डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस ये है कि इमरान खान साहब को, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है और मुझे लगता है, वो ये कि इमरान खान साहब को ये ज़िम्मेदारी समझ आ रही है कि मुझे वहाँ पे ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर देना चाहिए और उसके लिए उन्होंने सारे लोगों से बातचीत की, गुफ्तगू की, देखा और उन्हें ये लगता है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर देना चाहिए जो वहाँ के लोगों की डिमांड हो, स्पेशली तमीर और तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली इमरान खान का जो VN है और वो जो चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को जन्नत नज़ीर बनाया जाए, इसको स्विट्ज़रलैंड टाइप एक जगह है वहाँ पे बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने बड़े पैकेजेस का जो है ना सोच के रखा हुआ है। अब डिलीवर किसने करना है आगे?
اب پولیٹیکل میں نے ایک جگہ پہ لکھا بھی تھا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے لیے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے تحریک آزادی کشمیر کو لے کر پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، ان کا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ سدھارتھ تنویر الیاس خان صاحب کا یہ ایج ہے لوگوں کو کہ ان کو ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا ایکسپیرینس ہے، ویژن ہے، اور وہ اس کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں ایک کام کاج کرنے کی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے تعمیر و ترقی کے آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ، اور دوسرا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی وہ سبجیکٹ ٹو تحریک آزادی کشمیر ہو سکتا ہے، آئین اور قانونی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھاتے رہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران صاحب از گوئنگ گڈ، اس پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے، اور اس بات کو اتنا زور سے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن گردیزی صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ 70 سالوں کے بعد آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ریاست کے لوگوں کو وہ کون سی آزادی یا وہ کون سا اختیار ہے جو ان کو دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعظم بھی نہ چن سکیں؟ اور اس حوالے سے ہم تفصیلاً ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ زمانہ کب آئے گا کہ ہم اپنی مرضی کا وزیر اعظم وہاں منتخب کر سکیں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جی رائے صاحب، آپ نے گردیزی صاحب کا تو سوال جواب جو سن لیا کہ جی چونکہ تنویر الیاس صاحب کے پاس ڈیولپمنٹ کی، کنسٹرکشن کی اور ڈیلیور کرنے کی ایکسپرٹیز موجود ہے، بالکل بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، انہوں نے سکسیس سٹوری ڈیلیور کی ہے، اور مختصر مدت میں ہزاروں لوگوں کو اپنے اس ادارے جو سعودی عربیہ میں ہیں ان کو وہاں امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز مہیا کی، اور ان کی وجہ سے اربوں ڈالر ہم فارن ایکسچینج کی صورت میں ہم پاکستان کما رہا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیٹ اس سے کیا ہمارے ان دونوں قائدین کو بند کمرے میں بیٹھ کر یہ ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف ریاست کہ آئندہ کون وزیر اعظم؟ جیسے خالد گدیز صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر ہے یہ لوگوں کی یہ خواہش ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں تعمیر و ترقی چاہیے، ہمیں سڑکیں چاہیے، پل چاہیے، ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہو تاکہ ٹورزم یا باقی وہاں کے جو تعمیر و ترقی ہے۔ لیکن شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور اسی کا دار میں یہیں سے ہی ہم نے کشمیر کی بنیاد کو لے کر جو پار کا کشمیر ہے ہم نے وہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ ایسے ایک روایت ڈال دیں کہ آپ ایک شخص کو صرف محض اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس کوئی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے، چلو وہ ایک اچھی بات ہے، وسائل موجود ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، تو یہ گزشتہ یعنی ایک ہفتے سے جس طرح کے ساتھ سوشل میڈیا یا جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے، تو اس سے ہماری جگہ ایسائی ہو رہی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کی 26 لوگ ہیں، تو 26 لوگوں کا اختیار ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو اکثریت اس میں تنویر الیاس کے ساتھ ہے تو بیرسٹر کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں دوسری دو رائے نہیں ہے۔ تو اگر اس میں سے عمران خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے بھائی یہ پارلیمانی پارٹی ہے، آپ لوگ جائیں، اور جس کا ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ بیرسٹر سلطان کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ بیرسٹر سلطان آپ کا وزیر اعظم ہے، اوکے مجھے ایکسیپٹ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تنویر الیاس یا کوئی ایون کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، اور اچھے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس میں ہمارے انوار الحق صاحب ہیں اور اچھے اچھے لوگ ہیں، اگر خواجہ فاروق صاحب ہیں، خواجہ فاروق صاحب کوئی بھی ہر ایک ممبر یعنی جو جیت کے آیا ہے ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، ہزار لوگوں نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا یہ تعین کرنا ہے کہ ہاں کہ ابھی یہ 5 اگست یعنی 2 دن کے بعد، مطلب جو 5 اگست ہے، کہ اس 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے اپنے غیر آئینی اقدام اٹھا کر ریاست جموں کشمیر کے اس آئینی حیثیت کو تبدیل کیا، نہ صرف انڈیا پاکستان کے 2 طرفہ معاہدوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں، اور خود ہندوستان کے آئین کو بلڈوز کرتے مودی نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھا کر اس کو کیا۔ ایک طرف ہندوستان یہ والا کام کر رہا ہے، اور دوسرے اگر ہم یہ جس طرح یعنی گردیز صاحب نے کہا، بالکل انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے یعنی 73 سال ہو گئے، ہمارے ایک سڑک نہیں بنا سکے، ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے پاس بہترین ٹورزم اپارچونیٹیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا آزاد کشمیر کی، اگر میں گردیز صاحب آپ اس سے پوچھوں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے سختی سے اور اپنی ہر تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سڑکیں اور پل بنانے والا شخص نہیں چاہیے، مجھے ہیومن ڈیولپمنٹ والا انسان چاہیے، ورنہ شہباز شریف جو ہیں
उन्होंने पाकिस्तान में जो डिलीवर किया पुल्लू की शक्ल में, उस एक्सप्रेस रोड की शक्ल में, जो तो वो तो एक आइडियल शख्स है कि उन्हें होना चाहिए था वज़ीर आज़म, उन जैसा आदमी होना चाहिए था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। लेकिन पता चला कि उनकी मुस्लिम लीग नून भी फेल हो गई। 86 अरब रुपया उनको फेडरल गवर्नमेंट ने दिया और वो कोई चीज़ आज़ाद कश्मीर में डिलीवर नहीं कर सके। हम क्या किस तरह से इंश्योर करें कि तनवीर इलियास साहब अगर अल्लाह करे कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन जाएं तो वो डिलीवर कर पाएंगे आज़ाद कश्मीर इस रियासत के इस हिस्से को डेवलप कर पाएंगे? लेकिन एक तो मुझे ये ऐसा लगता है कि सीधा तनवीर इलियास साहब का कद काट, इज़्ज़त, एहतराम और उनका बिज़नेस और उनके कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान की सतह पर इतने बड़े हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर जैसे एक छोटे से एरिया में जाके ये एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की, करते करते चीज़ें प्रोसेस में चली गई और वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में गए। पैसा होना या ना होना एक अलग बात है, बट पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या, आप असम्बली के इंतखाबात के लिए जाते हैं, लोग आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद आप असम्बली में आते हैं। असम्बली में आने के बाद आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं अगर आप एलिजिबल है। सारे के सारे मेम्बरान ऐसा करते हैं। अब जो रह गया कि वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि वो एक बड़े सिनेरियो से निकल के एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हर बात के ऊपर तनकीद है और उनकी ये इज़्ज़त की बात होगी कि वो इसके ऊपर डिलीवर करें। और तमीर व तरक्की इज़ नॉट अबाउट कि जी सिर्फ पुल बनाना है या सड़कें बनानी है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली। उसी से ही ये सारी चीज़ें ऊपर उठनी हैं। अगर हम कहते हैं कि जी एक बहुत अच्छा IT पार्क इवन उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम बनाएंगे, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसको आप इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे, अपनी जो लोकल इंडस्ट्री, आपके पास तो इंडस्ट्री नहीं है लेकिन आप इंडस्ट्री के साथ आप उसको जोड़ देंगे वर्ल्ड के साथ, उसमें इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें, इश्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें, तो इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है और प्लस जो लोगों का रोज़गार का इशू है। सेंटारस के डेवलपमेंट इस्लामाबाद में बैठ के एक और चीज़ है और तौबाट में जाकर एक डेवलपमेंट करना और बात है। नीलम के जाके उन संगलास पहाड़ों में उस रोड गुजारना और उन लोगों को जो लोग आज भी ये कहते हैं कि नहीं हमने उनको गैस ले जाकर दे दे, तो वो कहते हैं गैस हमने नहीं जलानी, हमने लकड़ी जलानी है। तो हमारी जो रवायात है पुरानी, उनको उनसे हटकर कोई काम करना। जी राजा साहब, आप किस तरह से देख? बिल्कुल, जैसे आपने इब्तदाइया में बताया कि पहले इमरान खान साहब का नारा ये था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में करेंगे। हम ये कहते हैं जो पार का कश्मीर है, पार की जो असम्बली हिंदुस्तानी इधर है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, उसके चुनाव के लिए उसने इंटरव्यू शुरू की और गुज़श्ता 3-4 दिनों से जितना सोशल मीडिया पर इसकी यानी इस जुमले की यानी तौहीन हो रही है कि हमारे मुंतखब मेंबरान असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म साहब बोला रहे हैं को आज़ाद कश्मीर क्लर्क भर्ती कर रहा आपने। अच्छा, उसने शाह साहब बड़ा दिलचस्प जो वाक़ा हुआ कि इमरान खान साहब ने 6 लोगों को बुलाया, 6 लोगों को, हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी को बुलाकर उनको शाबाश देते। 6 लोगों को बुलाया, 4 लोग पहले आ गए। तो इतला ये हुई है कि जो उनके ख़तून अव्वल है तो उसने कुर्रा निकाला कि हल्का 1 और हल्का 13 ये जो हैं ये को बहुत मोहब्बत वाले हल्के हैं, आपके साथ वफादार निकलेंगे, तो लिहाजा इनको पहले बुलाया जाए। तो हेलीकॉप्टर यहाँ से भेजा गया मुजफ्फराबाद है। तो अंसर अब्दाली साहब हैं, हमारे MLA बने खुरटा से, ज़िंदगी में जो पहली बार इलेक्शन लड़े हैं बने, वो खुद परेशान हो गए कि मुझे वो अफरा तफरी बढ़ गई कि अंसर अब्दाली साहब वज़ीर-ए-आज़म। आज इतला ही है। हाँ, करना चाहूँगा, देखें पीर साहब और राजा कफील साहब बड़े सीनियर लोग हैं, 2 बातों को बड़ा डिफरेंट करके देखें। एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अब चूंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से वो अगर पार्टी को बुलाते हैं, सेकंड वन इज दिस। हुआ क्या कि जब उनको आकर बुलाया गया तो हमने पूछा अंसर अब्दाली साहब कि आपसे हुआ क्या? उसने कहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये नहीं पूछा कि कौन सदर बनेगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म, कौन स्पीकर, मुझसे खरीद पूछी होगा हल्का कौन सा यानी कैसे, और मुझसे गपशप करके फारग करे। वो खुद परेशान हो गया कि मुझे इस मकसद के लिए बुलाया गया था। फिर LA1 से अज़हर सादक साहब को बुलाया गया। अज़हर सादक साहब LA1 डोडियाल से हैं और आज 4 बजे मज़ीद 4 लोगों को बुलाया गया। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की पार्लियामेंट की ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को सबको बुलाते, जिसको मर्जी नामजद कर देते, पूरी पार्लियामेंट को बुलाते। ऐसा करके मशकूक आप कर रहे हैं। आपने जिस बंदे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया और आपने के बाद वापस आएंगे तो हम गर्दारी साहब से पूछेंगे कि जो वो अपनी जिस मोहब्बत में डूबे हुए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी तकरीरों में अपने जो मंशूर है उनकी कि उन्होंने कहा था कि इख्तियार में लोगों को दूंगा, और बिलखुसूस मीरपुर का वो जलसा उनकी तकरीर मुझे कभी नहीं भूल पाएगी जिनमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में हुआ करेंगे। स्टे विद अस प्लीज।
वेलकम बैक नाजरीन। हम इसी के साथ अब मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वो तकरीर जो तराड़खल में उन्होंने फरमाई थी, और उन्होंने फरमाया था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि 70 सालों में किसी पाकिस्तानी लीडर ने सबसे पहले अगर सबसे बड़ा कोई इंसेंटिव दिया है या इनिशिएटिव लिया है, वो ये लिया है कि मैं उनको रेफरेंडम का हक दूंगा। मैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम कराऊंगा, इत्तेसाब राय शुमारी का हक इनको दिया जाएगा। और उस हवाले से जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी, ज़रा छोटा सा एक क्लिप है, वो सुनिएगा, और उसके बाद मैं राय साहब आपसे और गदई साहब मुख्तसर तबसरा चाहूँगा। जी स्टेप। कश्मीर के लोग वो जो 150 साल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पहले डोगरा राज के खिलाफ और उसके बाद 73 सालों से हिंदुस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि गिरधर साहब, ये मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़े लीडर का ये जो वादा है, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा इन 70 सालों में हुआ है। सही है। आप देख रहे हैं कि ये रेफरेंडम हो सकेगा जब हम छोटा सा ये वज़ीर आज़म का फैसला नहीं कर पाते कि ये वज़ीर आज़म कौन हो, और ये 6 दिनों में हमारी फंसी हुई है। देखिए बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल लोकल अरेंजमेंट है जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या वज़रा का होता है, और आज पार्लियामानी पार्टी का इजलास है, चूँकि आप बार बार कह रहे हैं कि जो है ना पूछा नहीं जा रहा, तो पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज बुलाया जा रहा है। किसने बुलाया? हमारा मसला ये है कि बैरिस्टर सुल्तान ने बुलाया नहीं, अली अमीन साहब उसको लेकिन उनकी पार्टी है, मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि ये हो रहा है, और ज़ाहिर है उनकी मशवरत से, और मेम्बरान असम्बली ने वोट देना है प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान साहब ने या अली अमीन साहब ने या किसी दूसरे ने नहीं देना। अब वो राज़ी होंगे, राज़ी करना उनका हक है कि किसी के लिए भी वो करना चाहें तो करें। सेकंड वन इज़ कि जिसके ऊपर आप कह रहे हैं रेफरेंडम का, अब चूँकि 5 अगस्त को जो इंडिया ने ये किया था कि अपने वहाँ के खदोखाल चेंज किया आइनी तौर पर, इसी तरह जो पाकिस्तान का उसके ऊपर स्टैंड रहा, हमने देखा इमरान खान साहब जो है वो हम दलाइल की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ पलंदरी में खड़े होकर, कोटली में खड़े होकर, बल्कि यूएन में भी खड़े होकर ये कहा कि कश्मीर को ये राइट मिलना चाहिए। अगर तो ये खिताब, अगर ये तकरीर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, तो क्या उसने अपने ये पॉलिसी मैटर है उनका, तो क्या इससे पहले जलसों में तकरीर करने के बाद ये अपने पॉलिसी साथ ऐदानों से बैठ के बातें वज़ारत ख़ारजा आज़ाद कश्मीर से बुलाएं कि मैं ये चाहता हूँ। हमारी अफसोस नशा सा बात यह है कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक ऑप्शन दिया कि हम मसला कश्मीर को ऐसे हल करेंगे, रवायती पॉलिसी मसला कश्मीर हल नहीं होगा। ऐसे जाके किसी एक जलसे में तकरीर करना, 2 साल हो गए 5 अगस्त एकदम के इमरान खान साहब ने क्या किया, यानी भारत ने जो जारियत की थी, आइनी जारियत की, उसको तोड़ के लिए हमने क्या किया, ये आज़ाद कश्मीर की बेस कैंप की हुकूमत ने किया गया। ये तकरीरों से नहीं होता शाह साहब, असल मसला है पॉलिसी मैटर का। जब हम इसका पॉलिसी एज ए पॉलिसी ट्रीट नहीं करेंगे, एक जलसे में तकरीर करने से हो गया नहीं होगा। तो ये होगा है कि अभी हिंदुस्तान ने 2 साल हो गए, 5 अगस्त को 2 साल हो गए, हिंदुस्तान में जारियत है, अभी आज़ाद कश्मीरी बेस पे इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है। इमरान खान पहले बेस कैंप को बाख्तियार हुकूमत बनाए, पहले आज़ाद कश्मीर को बाख्तियार करें, आज़ाद कश्मीर मालियाती इख्तियार करें, आज़ाद कश्मीर को आइनी तौर पर करें, आज़ाद कश्मीर को वो तमाम वसाइल मुहैया करें। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है, इसका असर पार जाए, बेस के हुकूमत को तस्लीम करें। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ इंटरनेशनली। हमारे एक खातून है जो यूरोप से जिनका ताल्लुक है, और कश्मीर के हवाले से वो इतनी कमिटेड है कि वो लंदन से स्कॉटलैंड तक वो पैदल सफ़र कर रही हैं। कश्मीर का झंडा, क्लेयर बिडवॉल इनका नाम है, और वो कश्मीर का झंडा लेकर और 5 अगस्त के हवाले से वो स्कॉटलैंड तक पैदल सफ़र कर रही हैं, और दुनिया को कश्मीर के हवाले से और ये जो इंसानी हुकूक के हवाले से वो दुनिया पूरी को बता रही है। और ये खातून को देख लीजिएगा इस क्लिप में। और उसी के साथ अली रज़ा सैयद ने जो एक पूरी दुनिया को, यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है, उस हवाले से भी मैं ये चाहूँगा कि उनकी भी एक छोटा सा क्लिप आप सुनिएगा। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है
16 ممبران نے جو ہماری یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ کو اور ہائی ریپریزنٹیٹو جو وزیر خارجہ ہیں ان کو جو خط لکھا ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کو سامنے لایا گیا ہے جو کشمیری کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں اور عالمی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ بھارت وہاں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو قوتیں کار فرما تھیں اور کشمیری کمیونٹی نے اور پاکستانی کمیونٹی نے جو رول ادا کیا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے۔ تو اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے مظلوم کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ یہاں کے ایوانوں تک پہنچ رہی ہے اور یہاں کے جو ادارے ہیں اور خاص کر جو ڈیسیژن میکر ہیں ان تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت زیادہ دیر تک مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنا ظلم و ستم جاری نہیں رکھ سکتا۔ اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک ہمارے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں گے اس وقت تک نامینیشن بھی ہو چکی ہوگی، وہ اپنا حلف بھی اٹھا چکے ہوں گے، اور شاید ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ان سے اپنے اس انٹرویو میں ان کی آواز میں آپ تک جو خطاب ہے یا آپ تک ان کے نظریات پہنچانے کی یہ سعادت حاصل کر سکے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جی